यार आईपीओ अलॉटमेंट पे गई है मुंडई। मैं पे जाता हूँ हुंडई में, जो भी करेगा मिल जाएगा। कौन शेष होएगा जी? हां हुंडई टाइम शेष होएगा जी? मुंडई नहीं जाओ मुंडई एबार नहीं जाओ ওটা দিন কি স্যার আইফোনটা আমার থেকে এই ট্রান্সফার করে ধরুন আমি নিলাম না আমার বন্ধুর অ্যাকাউন্ট থেকে নিলাম ওরও আসছে অ্যাকাউন্ট ও ট্রান্সফার অনেক ঝামেলা করা যায়। এটা মধ্যে করে দেবো করা যায় কিন্তু ঝামেলা আছে। শেয়ার ট্রান্সফার করা যায়, ওই কোম্পানিকে ফোন করলে করা। হ্যাঁ ওরা ওরাই করি নিয়ে নি অ্যাকাউন্টটা Morning, sir. মর্নিং পিছন হবে। ये अकाउंट দিয়ে দেবো ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई नहीं कि मुझे कंफर्म करना ऑनलाइन में। हाँ सर, started. ओके सर, ओके सर, चलो हैप्पी लक्ष्मी पूजा टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एज लक्ष्मी हम लोग लक्ष्मी का ही पढ़ाई करते हैं सर, है ना। लक्ष्मी देवी जिसके ऊपर सदैव हो, ठीक है, उनका भाग्य हमेशा चमकता है। सरस्वती तो सर, लेकिन लक्ष्मी के लिए ही तो सरस्वती चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य लक्ष्मी है, लेकिन उसको पाने का रास्ता सरस्वती से निकलता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा सिस्टम बना है सर देश का, लेकिन लोग इसको उल्टा समझते हैं और लोगों को लगता है कि पूजा करो पैसा आएगा। पूजा करने से जरूर पैसा आएगा, लेकिन भक्ति श्रद्धा होना चाहिए, है ना, अहंकार नहीं होना चाहिए। कभी ये लक्ष्मी जी के पूजा में लक्ष्मी का एक पांचाली होता है, कभी उसको सुनना, जो भी भाषा तुम्हें पसंद है उसी भाषा में तुमको लक्ष्मी पांचाली मिलेगा, तो उसको सुनना। मैं बंगाली में बचपन में पढ़ा हूँ, अभी भी कभी कभी जब भी, जैसे आज पूजा है तो कल भी थोड़ा सुन रहे थे रात को, आज फिर से सुनूंगा, अच्छा लगता है। तो उसमें ना एकदम साधारण भाषा में लक्ष्मी पूजा क्यों करना चाहिए, स्पेशली ये पूजा का जो विधि विधान है उसमें बोला है कि घर, जैसे हम लोग देखना घर के जो लड़की होते हैं, लाइक घर की बहू या बेटी, इनको हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं। बेटी माने लक्ष्मी, ठीक है। तो जैसे साउथ इंडिया में अगर बेटी जन्म लेता है तो लोग क्या बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आए, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा इलिटरेसी रेट बढ़ने के बाद, मैंने इतना मूर्खता होने के बाद लोग बेटी को मारने के पीछे चला गया था, इसलिए नॉर्थ इंडिया कितना पीछे चला गया और साउथ इंडिया कितना आगे निकल गया। तो जो लक्ष्मी का कदर नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा है लक्ष्मी जी का कि हर औरत पे या हर लड़की पे लक्ष्मी जी समाज में आते हैं, लेकिन अगर वो अपना वो लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है, अगर वो उस चीज पे जिंदगी को नहीं बिताता तो वो परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो उस लक्ष्मी कथा में एक सौदागर मैंने एक बिजनेसमैन का कहानी है। तो वो बिजनेसमैन ना बहुत अहंकार कर लिया था। तो एक्चुअली लक्ष्मी पूजा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा बोला जाता है कि अगर आप गरीब हो तो आप लक्ष्मी व्रत करो, घर का जो औरत है उनको बोलो कि लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए विधि विधान समय, तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति का अभाव नहीं। तो एक सौदागर या बिजनेसमैन जो है वो एक्चुअली इस बात को सुना, लेकिन उसको बोला कि जिस चीज के लिए आप पूजा कर रहे हो वो सारा चीज तो मेरे पास है, मैंने बहुत पैसा वाला था। ऐसे मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जैसे उसका समरी कर रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़ा बात है ये। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर मुझे लक्ष्मी पूजा करने का क्या जरूरत है। तो फिर बाद में लक्ष्मी जी ये सब बातें, जब भी किसी का घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो कहते हैं ऐसे कि लक्ष्मी जी उस पर रूठ जाते हैं। और तुम ये चीज थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकली भी चेक करो, जो जितना ज्यादा घमंड किया है अपने पैसे का, जितना ज्यादा अहंकार किया है, आगे जाके वो नष्ट ही हो गया है। तुम देखो हिस्टोरिकली थोड़ा चेक करके। तो अब तुम इसको लक्ष्मी जी का कोप माने प्रकोप मानो या जो मानो वो आपके ऊपर है, बट हम लोग हिंदू सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं, हम लोग इसको ऑब्वियसली लक्ष्मी का प्रकोप ही मानेंगे कि बंदा अहंकारी होके अपना ज्ञान बुद्धि खो के खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहो, हम्बल रहो, ठीक है, पूजा करते रहो। घर का जो औरत है उनको भी पूरा चीजें मेंटेन करना चाहिए, और क्योंकि औरत पे ही घर का सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए भी एक बहुत होता है, बोलते हैं कि बंगाली में एक बहुत सुंदर सा लाइन है, बोले कि संसार सुखेर হয় রমণীর গুণে, রমণী माने माँ लक्ष्मी को ही रमणी बोलते हैं। तो संसार सुखेर হয় रमणीर गुणे, ऐसे करके कहावत है, समाज व्यवस्था उसी पे टिका हुआ है। तो एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम पे ये चीज बना हुआ है।
अब जो लोग ये सब बात को मानते हैं उनके घर में वैभव लगा रहता है, और जो नहीं मानना चाहेगा, ऊपर वाला जाने। अब कोई बोलेगा सर बाहर के देशों में तो लोग लक्ष्मी पूजा नहीं करते तो उनका क्या? सर हमारे यहाँ पर बाहर का देश का बात हम नहीं करेंगे, हमारे देश के हिसाब से हम लोग तो देखना चाहिए। और भारत ऑलवेज एक रिच कंट्री हुआ करता था। जब से ये धर्म भ्रष्ट हुआ है, जब से ये धर्म से अपने आप को दूर किया है, तब से इसका पतन चालू हुआ है, चाहे रीजन कुछ भी हो, है ना। वर्ल्ड का 30% जीडीपी इंडिया अकेला कंट्रोल करता था, वर्ल्ड का। इमेजिन कर सकते हो, मैंने पूरा वर्ल्ड से जितना जीडीपी आता था उसका 30% जीडीपी अकेला भारत का होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ जब तक इंडिया में मुगल नहीं आया तब तक का। मुगल आया इंडिया में 1500 के आसपास, तो उससे पहले तक का अगर तुम पूरा हिस्ट्री चेक कर लो, जब से दुनिया पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेके भारत ही दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता। तो 1500 के बाद क्या हुआ, चेक कर लो 1500 के बाद क्या हुआ। हाँ, उल्टे भी नीचे गए। नहीं सर, लेके ही सिर्फ नहीं गया, तो वो अपना कल्चर से जितना, रूट से जितना अलग होते गए, ठीक है, अपने आप को भूलते गए, दूसरे को कॉपी पेस्ट करते गए, तो खत्म होना तो तय है। आज हम लोग एक बीच में तो दूसरे के रूलिंग में आके अंग्रेजों को कॉपी किया, कभी जबरदस्ती मुगल लोग हमें अलग बनाया, ठीक है, हमारा रूट से हमें अलग किया, देश में बंटवारा हुआ, बहुत कुछ हुआ, है ना, जिसका रूट एक्चुअली मुगल जमाने से ही चालू हो गया था। तो ये लास्ट 500-700 साल में देश डिटोरिएट ही हुआ है। बहुत लोग तर्क देते हैं, नहीं अकबर आके देश में जीडीपी बढ़ाया, तो भी अकबर आया ही क्यों? अगर जीडीपी बढ़ाना ही तो अपने देश में बढ़ा लेता, यहाँ आके जीडीपी बढ़ाने का क्या है? मैंने ये कुछ लोग तर्क देते हैं, मतलब अकबर आके इधर जीडीपी बढ़ाया, ऐसे अकबर का जन्म यहीं पर है, पर बाबर आया था, ठीक है, तो अगर इतना जीडीपी बढ़ाने का तुमको इतना दम था तो अपने देश में बना लेते। एक जन बोलते हैं कि अपने देश में एक बाथरूम तक नहीं था, भारत में आके तुमने मॉल बना ली। अरे सब था हमारे पास, समझे कुछ? सर उनका, सर मेरे को याद है तब तो सर प्लान है कि ये जो कल्चर है ना इसको कुछ तबाह करना है इससे। हाँ दवा करेंगे, और आगे जाके ये बेसिकली देखो, ये इसके लिए ना मैं बाहर के लोगों को कम गुनहगार मानता हूँ और अपने लोगों को ज्यादा दोषी मानता हूँ। इसका रीजन नहीं है कि हम लोग दूसरा कुछ भी बोले, जबरदस्ती करे, हम लोग एक क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग को एक रहना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, तो फिर ये देश कभी पीछे ना जाता। आज लोगों को बताना पड़ रहा है, देखो हमारा चीज कितना अच्छा है। वो भी कुछ लोग तर्क देते हैं, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, हाँ आप फालतू बात कर रहे हो। बहुत लोग हैं फालतू, तो सुनना ही नहीं चाहता। मत सुनो यार, क्या करेंगे, जब वक्त आएगा समझा देगा। और अगर तुम बोलोगे हम वक्त भी नहीं सुनेंगे, मत सुनो। चलो ठीक है। लक्ष्मी पूजा था इसलिए थोड़ा सा बात कर लिए। अच्छा, मार्केट का बात करते हैं, ठीक है, मार्केट का ज्ञान लेते हैं जितना हो सकता है, डेली बेसिस का काम है। हेलो। हाँ सर बोलो। अभी अभी देख रहे थे सर कि ईएमए और एमएससीडी बोल रहा है कि बाई करो, लेकिन नहीं, ईएमए और एमएससीडी बोल रहा है बाई मत करो, लेकिन आरएससी आरएसआई बोल रहा है कि बाई करो। तो फिर वो थोड़ा सा, तो फिर आखिर क्या बात, मैंने बाई का जोन बना था, उसके बाद मैंने आरएसआई काम किया कि नहीं, ये मुझे बताइए। वो नहीं देखे, लेकिन आरएससी, लेकिन एक दोनों का वो अपोजिट चलता है, ये देख रहे हैं हम। नहीं ठीक हद है, से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आरएसआई आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था, तो क्या हाँ, आरएसआई से मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिला? थोड़ा ये सा 5 पॉइंट का मूव निफ्टी में। हाँ, मैं निफ्टी में, चलो मेरा भी स्क्रीन ओपन है, देख लेता हूँ। देखो आरएसआई नॉर्मली हमें क्या सिखाता है कि अगर मोटा मोटी ये अपने सपोर्ट जोन के पास है और 0 से 30 के बीच में है, तो वहां पर सपोर्ट बनाता है और उस पॉइंट पे एक बाइंग जोन क्रिएट नॉर्मली आरएसआई करता है। ये आरएसआई का एक बेसिक टेक्निक है। अगर ओवरऑल डायरेक्शन आपको समझ में आ जाता है, साथ में बाकी चीजें भी काम करता है, मैं सिर्फ आरएसआई ही लगा यहाँ पर, तो आप एक चीज ख्याल करें आज का मार्केट में। चलो मैं सीधा रजत जी के बात पे ही आ जाता हूँ कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ चल रहा है सर, कुछ ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर है आप इसके एफआईआई की तरफ से। हाँ, लेकिन अच्छा बात है कि डीआईआई उसका ऑपोजिट में बिहेव अच्छा कर रहा है, तो मार्केट को बहुत जोर से गिरने पे अल्टीमेटली रोक रहा है। आज 17 तारीख है ना सर, ये देखो स्टार्टिंग से मार्केट शुरू में थोड़ा गैप अप दिया था, शुरू में
24,956 है, गैप अप देके 25,000 के पार गया था, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार अल्टीमेटली गिरता रहा और 800 तक मोटा मोटी गिरता रहा। इसका आरएसआई सबसे नीचे था सर, इस पॉइंट पे सबसे नीचे था, ऑलमोस्ट 19 में आ गया था 9:45 पे। ठीक है, 9:45 के बाद अगर ओवरऑल मार्केट में देखो, यहाँ पर छोटा छोटा साइडवेज मोमेंटम बना है। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम बना है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि जब 9:45 में आरएसआई मेरा 1920 में था, इस पॉइंट पे अगर कोई एंट्री लेता है मार्केट में, या फिर उसके बाद जब थोड़ा उसको मोमेंटम मिलता है, तो इस ये सपोर्ट के एकदम नीचे आ गया था, क्योंकि करंट मार्केट सपोर्ट 24,900 के आसपास है, मार्केट 800 850 में, मैंने मार्केट सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। तो यही चिंता है कि मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव में चल रहा है। यहाँ पर आपको मार्केट डायरेक्शन समझना होगा। हम लोग कल से एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि सर मार्केट का जो ओवरऑल सपोर्ट लेवल था वो 25,000 से लेके 24,900 तक एक्सटेंड हो चुका था, लेकिन मार्केट 24,900 को क्रॉस करके 800 के पार आ गया। इसका मतलब वो सपोर्ट तोड़ दिया। तो सपोर्ट तोड़ के अब क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि सर मार्केट क्रैश कर जाएगा? सर क्रैश करने वाला तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मार्केट 900 लेवल छोड़ के नीचे आ गया। इसका मतलब जो उसका 24,500 का 25,500 का जो उसका टारगेट है वो थोड़ा कम होके अभी उसका हार्डल पॉइंट क्या बन गया जानते हो? 25,200 ही उसका हार्डल बन गया। मैंने एक्चुअली 25,100 200 उसका नॉर्मल जोन था कि अगर वो उसको ब्रेक कर देता, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, तो वो अब अबव जाता। ठीक है, 25,500 600 जो उसका टारगेट था वो जाता। लेकिन करेंटली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसका करंट टारगेट ये बन जा रहा है कि वो तो 800 में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि वो भी टारगेट ही कर रहे हैं 2500 200, मैंने जो उसका रेजिस्टेंस था वो उसका टारगेट बन जा रहा है। करेंटली प्रॉब्लम ये है, मैंने हार्डल बन गया उसका। अब ऐसे सिनारियों में अगर आप आज जैसे रजत जी पूछ रहे हैं आरएसआई, तो आरएसआई मोटा मोटी जब नीचे आ रहा है सर, वहां से देखो, ये देखो, फिर से देखो, फिर से तुम आरएसआई को देखो, फिर से ये 30 के आसपास है। मैंने 24,800 में आ गया है। 24,800 मैंने एकदम भयंकर टाइप में सपोर्ट लेवल जो है, न्यू सपोर्ट लेवल में आ चुका है। यहाँ से फिर से मार्केट रिट्रेस बैक करने का चांसेस है, यहाँ से फिर हाँ से सर, वो मार्केट रिट्रेस बैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई बोल रहा है बाई करने को अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है आरएसआई के अनुसार। हाँ ठीक है, ओके, चलो मैं लेकिन आपका बात समझ गया। अब एमएसीडी लगाते हैं। हाँ, और फिर ईएमए क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, एमएसीडी देखो, एमएसीडी में देखो, जब तक ये सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, जब तक ये सिचुएशन अभी मार्केट का ये सिचुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको वॉच ही करना चाहिए। इस पॉइंट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा थोड़ी है कि आरएसआई में आते ही आप ट्रेड ले लो। जब तक मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आता है, सबसे पहला बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैंडल एक बार प्लीज गो थ्रू करो। कैंडल अगर एक बार समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल है जो आपको बाई करने का जगह बता रहा है? ऐसा कुछ भी कैंडल नहीं है। तो कैंडल जब आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्यों बाई करने के लिए जाओगे? ऑब्वियसली बाइंग जोन बन रहा है, लेकिन बाइंग जोन बनने के लिए आपको वॉच करना चाहिए। जब तक कोई पॉजिटिव ऐसा कैंडल आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं देता है, आप बिल्कुल यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। भले ही आरएसआई जोन में आ रहा है, आरएसआई जोन में आना माने अपॉर्चुनिटी नॉकिंग दी डोर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम चालू हो जाओ। चलिए ठीक है, 5 मिनट पे लगा दीजिए ना सर, 1 मिनट पे तो स्कैल्पिंग होता है, हम लोग तो एक ठीक है, मिनट पे करते नहीं हैं। मैं तो जस्ट दिखा रहा हूँ सर, बाकी आप 1 मिनट 5 मिनट जो मर्जी करें। ठीक है, नहीं परफेक्ट नहीं है सर। परफेक्ट होने के लिए ना, परफेक्ट होने के लिए स्कैल्पर के लिए ठीक है। देखो अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट देखो, अगर आरएसआई जोन में आ गया था, आरएसआई जोन में आने के बाद मार्केट में यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये जो ब्लू लाइन है एमएससीडी का जो ब्लू लाइन है, इसको ऑरेंज लाइन को क्रॉस करना चाहिए। ये जब ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगा उस टाइम पे ये में परफेक्ट जोन क्रॉस भी बनेगा। लगा दीजिए, एक बार ये में क्रॉस भी लगा दीजिए। हाँ, बेसिकली यहाँ पर इंगल्फिंग भी बना रहा है ना, यहाँ पर इंगल्फिंग भी बना रहा है। 1 मिनट मॉर्निंग स्टार। एक सेकंड, देखो यहाँ पर एक इंगल्फिंग अभी जस्ट बनाया। ठीक है, अब तुम इसको वॉच करो। जब तक तुमको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता, एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होगा। ये এটা 1 মিনিটে আসে কিসে 1 মিনিটে হচ্ছে না, 3 মিনিটে কি করে হয়ে যাবে? 3 मिनट में हरामी क्रिएट कर रहा है।
3 मिनट में हरामी क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं बना है, ठीक है। ये भी अभी भी एंट्री पॉइंट नहीं है सर, मैंने वॉच पॉइंट है ये। একটা মর্নিং সে বেরিয়ে তাহলে বড় একটা ক্যান্ডেল করে দিল 3 मिनट है, 1 মিনিট তাই বলো, 1 মিনিট আমি তো আসলে 1 মিনিট ঠিক আছে, ওটা তো আমি দেখাচ্ছিলাম 1 মিনিটই তো ছিলাম, ঠিক है। हाँ अब देखो, দেখো হয়ে গিয়ে তারপর টাইম দিয়ে দিল देखो आरएसआई तुमको पहले ही सिग्नल दे दिया, তুমি বলে দিলে आरएसआई तुमको पहले सिग्नल दिया। आरएसआई का सिग्नल पाने के बाद अभी आप एमएससीडी अगर यूज कर रहे हो तो एमएससीडी क्रॉस के लिए आप वेट करो, ठीक है। वो परफेक्ट सिचुएशंस बनेगा, ठीक है। नहीं क्रॉस नहीं किया सर, टच करके निकल रहा है, परफेक्टली क्रॉस नहीं किया, बट हाँ हाँ टच किया है, माने कॉन्फिडेंस पाने जैसा सिचुएशन नहीं है। अच्छा मुझे रजत जी बोल रहा है सर ये में क्रॉस लगाओ, चलो लगा देते हैं। ये में क्रॉस हमें क्या सिखाता है, ये में क्रॉस हमें ये सिखाते हैं कि करंट मार्केट अगर ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, मैंने स्मॉल लाइन और यहाँ पर 2 लाइन होते हैं, एक बड़ा एवरेज वाला, एक छोटा एवरेज वाला। अगर ये जब तक करंट सिचुएशंस के अबव रहेगा, मार्केट अबव में रहेगा, है ना। तो ये देखो, ये तुम ऑरेंज लाइन को देखो, ये करंट मार्केट का जो जोन है उससे अबव में है, अबव में है। तो ग्रीन लाइन तो अबव में है ही, ऑरेंज लाइन भी ऑलमोस्ट अबव सिचुएशंस में है, इसका मतलब इस जोन में मार्केट अप लाइन में है। तो यहाँ पर आरएसआई भी काम किया, ये में भी क्रॉस किया और एमएससीडी भी काम किया, और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्रिएट हुआ। क्या रजत जी बोलो, आपके सामने ही हुआ, मैं और क्या बोलूंगा। सर 1 मिनट में नहीं सर, 5 मिनट में मिनिमम ओ बनाना सर चाहिए। ओ सर 1 मिनट का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सेम घटना अब 5 मिनट में जब मिलेगा 5 मिनट में होगा, 3 मिनट के केस में 3 मिनट में होगा। अब करेंटली 1 मिनट में हुआ क्योंकि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा लो है, तो 1 मिनट में चीजें समझाने में मेरे को इजी हो रहा है, क्योंकि ये जल्दी मेरे को देखने को मिलेगा। 5-5 मिनट के लिए वेट करके तो मैं बोलने में काफी टाइम लगेगा ना, लेकिन घटना तो सेम घटेगा, घटना तो सेम घटेगा, कहने का मतलब ये है सर। अब यही चीज जब तुमको तीनों चीज एक साथ घटने में तुम 5 मिनट में देखोगे, ठीक है, जब तीनों चीज 5 मिनट में, 5 मिनट में तो और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। अब 5 मिनट में तुम्हारा आरएसआई जोन क्या है, देखो आरएसआई तुमको यहाँ पर दिखा रहा है 20 से 40 के, मतलब 30 के आसपास ही आरएसआई है, ठीक है। ये जो जोन है यहाँ पर आरएसआई सबसे लोएस्ट पॉइंट में था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम देखो एमएससीडी लाइन ऑलमोस्ट मोमेंटम क्रिएट किया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना है, क्योंकि ये जैसे ही क्रॉस करेगा आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। सर वो हाँ। जब क्रॉस करेगा सर, हाँ बोलो। एमएससीडी या फिर ईएमए जब क्रॉस करेगा एमएससीडी या फिर ईएमए, तो आरएसआई हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, करीबन 50 के आसपास मिलेगा। फिर आरएसआई में प्रॉब्लम आ जाएगा कि 50 का आरएसआई में क्यों खरीदे। नहीं एक्चुअली उस टाइम पे आपको मोमेंटम भी तो देखना है। आरएसआई देखो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो होना ही चाहिए। तो इन दैट केस ऐसा नहीं कि ये 50 पहुंच जाएगा, बट हाँ ये थोड़ा मोमेंटम क्रिएट करने से आपके लिए एक सुविधा बनाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या यहाँ एमएससीडी अगर इसको क्रॉस कर रहा है, ये आपका एक जोन है, ओवरऑल मोमेंटम में चेंज आ रहा है कि नहीं। कैंडल्स पहले चेक करो कि कोई ऐसा कैंडल बन रहा है जिस कैंडल के कारण आप ये कॉन्फिडेंस ले सकते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक इंगल्फिंग क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, अगर ये प्रॉपर इंगल्फिंग बनता है, इसके साथ साथ आप वॉल्यूम भी चेक करो, इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी चेक करना है। अगर वॉल्यूम सही रहे तो ही एंट्री करो, अगर वॉल्यूम आपको कम दिखे तो एंट्री मत करो, क्योंकि वॉल्यूम सही होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिलने से तुमको मोमेंटम नहीं मिलेगा, तुमको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो जब सारा चीज मैच करे तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड में आ सकते हो। जब सारा चीज मैच ना करे तो थोड़ा सा, हाँ बोलो सर। वॉल्यूम कहाँ पे चेक होता है? आर्क स्टैंड बाय में? हाँ सर, वॉल्यूम आपको यहीं पर मिल जाएगा सर, इंडिकेटर में ही एक वॉल्यूम होता है, आप इसको भी लगा के रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम का, ये देख रहे हैं सर, वॉल्यूम भी चेक करने का ऐसे 2-3 चीजें हैं। ये जो कलर वाला जो ये बन रहा है ना, ये सब वॉल्यूम का एरिया बन रहा है, ठीक है। ये कलर जब तुमको डीप मिलेगा तो तुम समझना वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है,
और ये जब तुमको हल्का दिखेगा इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ा लो चल रहा है, चाहे वो लोअर साइड में हो या अपर साइड में। এমএসডি ক্রস করছে আর রেড এটা উপর দিয়ে যাচ্ছে আর ক্যান্ডেল উপর দিয়ে যাচ্ছে ইনকাম কি হয় আর কি বুঝাবো ठीक है, रेड ग्रीन दोनों हाँ रेड ग्रीन दोनों, माने ग्रीन में भी डीप ग्रीन होगा, जब ये अबव साइड में होगा तब डीप ग्रीन होगा। जैसे ये देखिए अभी मार्केट में ये, अभी देखो मार्केट अभी स्लोनेस में है ना। हम लोग यही चीज अगर 15 दिन पहले देखते या 20 दिन पहले देखते, आपको ऐसा ऐसा ग्रीन कैंडल और ऐसे ऐसे रेड कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है ठीक है, तब एमएससीडी को चेंज होने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अभी मार्केट बहुत स्लो है, ठीक है, अभी स्लो साइकिल रेस चल रहा है। ठीक है, ये देखो रजत जी यहाँ पर इंगल्फिंग क्रिएट किया, इंगल्फिंग क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक दूसरा कैंडल बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी 5 मिनट की तरह होगा, एमएससीडी क्रॉस करने के कगार में खड़ा हुआ है। आरएसआई भी देखो ऑलमोस्ट 34-35 में है। टीस इज द परफेक्ट जोन सर, ठीक है, टीस इज द परफेक्ट जोन। लेकिन हाँ यहाँ पर रिस्क टेकर यहाँ पर एंट्री ले सकता है। एंट्री करने का पॉइंट तो जब तक कैंडल कंफर्म करे तब, इसका मतलब आप एटलीस्ट जब आरएसआई 34-33 के आसपास है तब एंट्री ले सकते हो। लेकिन हाँ ये जब क्रॉस करेगा, यहाँ पर एक चीज है, वॉल्यूम यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर वॉल्यूम 5 मिनट के हिसाब से वॉल्यूम थोड़ा मिसिंग है। यही चीज अगर मैं आपको 1 मिनट में दिखाता तो शायद आपको बेहतर देखने को मिलता, क्योंकि ये देखो यही चीज मैं बोल रहा था, ये देखो 1 मिनट में आपको क्या देखने को मिला, आपको अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। और ये वॉल्यूम जब आपको कंफर्म कर रहा है, ऑलरेडी आपको एक ट्रेड मिल चुका है। अब करेंटली मार्केट जितना स्लो है इसमें तो मिनट के हिसाब से ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कोई से एक इंडिकेटर को देख के कोई भी एक सिर्फ एक के पीछे रहो और उसके हिसाब से अपना माइंड सेटअप को डेवलप करो। अरे मूवी আমরা দেখলে যদি পাবি আর আগে থেকে ভালো ठीक है, আগে ইমেজডি দেখলে काम करता है सर, काम करता है, बस आपको अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा। और एक बार काम नहीं किया तो आप ऐसे कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं कि काम नहीं करता है। सर वो क्या है कि सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज हो सकता है। आप वॉच करो, अगर 80-90% केस में सही हो रहा है तो इसका मतलब वो सही है। 10-20% एरर तो हर चीज में होता है। বিয়ারি ধারণ করে দাদা মাকে না লাগছে না বিয়ারি ये ठीक है, বিয়ারি ধারণ করে बना ना। एक्चुअली देखो आपने पूछा और बात करते करते बात बन गया। रजत जी का जो क्वेश्चन था एकदम सही टाइम पे क्वेश्चन था कि सर बताओ कि सारा चीज एमएससीडी ईएमए और अगर आरएसआई लगाए तो काम करता है कि नहीं। या तो मजा का बात है कि आरएसआई हमें थोड़ा पहले से सिग्नल देता है। ইমেজডি লাইন দাও ইমেজডি লাইন দাও ठीक है, এক মিনিট ইমেজডি দাও আমার বলে দেয় अच्छा और एक चीज देखो, मूविंग एवरेज लाइन करंट मार्केट के नीचे आ गया, मार्केट ऊपर है और एवरेज लाइन देखो नीचे आया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा खतरा क्रिएट कर रहा है, তা একটা জিনিস দেখো है ना, खतरा क्रिएट कर रहा है। माने यहाँ से मार्केट करेक्शन में आ सकता है। আরেকটা জিনিস দেখো স্যার এইটা নিচে যে এটা ক্রস করেছে ইমেজডি এটা মুভি এভারেজ লাইনটা এটা তো স্যার ইন্ডিকেটর নিচে স্যার মার্কেট আর একটু উপরে উঠতে পারে ऑब्वियसली ये वाला भी बात कर रहे हैं कि यहाँ से हाँ। थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। আরো উপরে যাবে लेकिन ऑलरेडी देखो आरएसआई 50 क्रॉस कर गया है। হ্যাঁ तो यहाँ पर एंट्री कहाँ था सर? এন্ট্রি मेरे हिसाब से एंट्री ये पॉइंट पे था। माने यहाँ पर जब क्रॉस किया, যখন ইংরেজি হচ্ছে স্যার তখন एक सर एक इंडिकेटर से ही चल रहा है, ठीक है, না না ইন্ডিকেটর লাগে क्योंकि सारा चीज तो काम किया, ज्यादा यूज करें सारा चीज 3 ही इंडिकेटर तो काम किया। দাদা রেড ठीक है। গ্রিনটা হালকা হয়ে अब अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर परफेक्ट जोन है बाई करने के लिए, लेकिन आरएसआई भी 50 है, तो कहाँ क्या पर? करें? अभी यहाँ पे- अभी कहाँ बोला सर? यहाँ पर बोला ना, अभी थोड़ी बोला मैं। सर नहीं नहीं अभी का नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईएमए भी ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको यहाँ पर इंगल्फिंग क्रिएट किया, ठीक है, इंगल्फिंग क्रिएट करने के बाद जब मार्केट अबव साइड में गया उस टाइम पे बाइंग जोन बन रहा था ना, और वॉल्यूम हाँ। भी आपको लगातार हेल्प किया। तो उस टाइम पे आरएसआई कहाँ था? इस टाइम पे आरएसआई 50 तक नहीं पहुंचा था, उस टाइम पे आरएसआई 50 के नीचे ही था। যে এতগুলো ये- ইন্ডিকেটর একসাথে অবজার্ভ করাটা একটা কমপ্লিকেশন। কমপ্লিকেশনস নয়, অভ্যেস। এটা প্র্যাকটিসের সাথে সাথে আসবে বিশ্বনাথ দাস। এটা হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই ব্যাপার। আবার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এক্সপায়ারি ডেটে কি সব ইন্ডিকেটর কি ঠিকঠাক কাজ করে? এক্সপায়ারি ডেট ভোলাটিলিটি বেশি থাকলে তখন অনেক কিছু কাজ করবে না। এক্সপায়ারি ডেটে যখন ভোলাটিলিটি এন্ড মোমেন্ট, এখন ভোলাটিলিটি অত নেই, এখন মার্কেট তো शुरू হয়েছে। करेंटली तो मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको तो इतना वोलेटिलिटी नहीं मिलेगा। अभी मार्केट 2-2 सेकंड में चेंज नहीं हो रहा है, अभी मार्केट नॉर्मल है, अभी मार्केट नॉर्मल है। लेकिन जब यही चीज मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आएगा
उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होने से प्रॉब्लम है। अभी मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर काम करता है। अब चीजों को ठीक से समझो और उसको ठीक से अप्लाई करो, जरूर मिलेगा। देखो 5 मिनट में ही आप एक बार चेक करो, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट में अभी क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, और 5 मिनट में अब जाके एक मोटा ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है, वो भी उतना वॉल्यूम नहीं है अभी। कैंडल भी तुम चेक करो, कैंडल में भी अभी दोजी बना है, कोई ऐसा प्रॉपर नाम वाला कैंडल नहीं बना है। किसी का थोड़ा सा म्यूट कर दो सर, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। किसका है? কাশ্মীরে যারা রাজনীতির জন্য ক্রেডিট নেয় তাদের ক্যালকুলেশন জন্য তো ল্যাঙ্গুয়েজ ठीक है, देखो करेंटली मार्केट स्लो है ऐसे, ये तो फिर भी आज मैं जब बता रहा हूँ इसमें मार्केट इतना स्लो है कि मेरे को भी बताते हुए कितना समय लग रहा है। इवन मैं बोल रहा हूँ मार्केट भी धीरे धीरे बिहेव कर रहा है। यही चीज अगर तुम 15 दिन पहले का कोई क्लास सुनो, 15 दिन पहले का क्लास सुनो, देखो उस टाइम पे मार्केट इतना बुलिश था, इतना टाइम ही नहीं दे रहा था, बोलते बोलते बात बन जाता था, सर ले क्या, सर ले क्या, ले करते करते ले हो जाता है ना। अभी इतना समय है कि जाने में ही वो वक्त लगा रहा है। ये देखो 5 मिनट में अब जाके 5 मिनट में क्रॉस किया, ठीक है, अब जाके 5 मिनट में क्रॉस किया, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से देखो अभी भी ये 50 तक नहीं पहुंचा है। RSI अभी भी 40 के जोन में, 40 के आस नीचे ही है, 37 38 में है। ये थोड़ा सा बड़ा होने पे, और ये देखो क्रॉस किया, यहाँ पर देखो 5 मिनट में आपका बन गया सर। देखो चेक करो आप, 5 मिनट भी काम किया, ऐसा थोड़ी है 5 मिनट काम नहीं किया। ऑब्वियसली 5 मिनट में टाइम लगता है। आप जब देखोगे एक ही चीज को देखो, अगर आप 5 मिनट फॉलो करोगे तो 5 ही मिनट को फॉलो करो। हाँ, ऑब्जर्वेशन को ठीक बने जस्ट चेक करने के लिए कि 1 मिनट में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो, लेकिन 1 मिनट का ऑब्जर्वेशन सिचुएशन और 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन सिचुएशन सेम नहीं हो सकता। सेम कैसे हो? वहां पर तो जो चीज होना था वो पहले एक बार हो चुका है, यहाँ पर वो चीज होने पे टाइम लग रहा है। देखो अभी आप यहाँ पर एंट्री पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर एंट्री पॉइंट था अराउंड वही 10-25 के आसपास। देखो जब RSI यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर दिखा रहा था, यहाँ पर जब इंगल्फिंग क्रिएट किया, ठीक है, इंगल्फिंग क्रिएट करने के बाद 5 मिनट में देखो 24,840 से 24,860, ऑलमोस्ट 18-20 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। और यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम भी मिल रहा है। इस पॉइंट पे भी बाइंग जोन अभी भी है, बट क्या है, जब RSI जब इंडिकेटर आपको सपोर्ट किया, सॉरी कैंडल सपोर्ट किया, जब यहाँ पर क्रॉसओवर भी बना, ठीक है, और साथ में RSI आपको पहले ही इंडिकेशन दिया था, तो थोड़ा रिस्क टेकर जो होगा वो थोड़ा पहले करेगा, जो रिस्क एवर्ट्स होगा वो थोड़ा बाद में। रिस्क एवर्ट्स को थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, है ना, इसलिए रिस्क टेकर होने पे सुविधा होता है थोड़ा बहुत, बट ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ साथ डेवलप होता है, टाइम के साथ साथ डेवलप होता है। एक ही बॉल में कुछ लोग डिफेंस भी करते हैं, कुछ लोग छक्का भी मारते हैं, ठीक है। अब डिफेंस करना कोई बुरी बात नहीं, डिफेंसिव स्टाइल में भी खेलना आना चाहिए, वो भी एक खेलने का तरीका। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा कम बॉल में मैंने आप ज्यादा समय दोगे रन कम बनेगा, लेकिन रन बनेगा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। क्या समझे? बोलो सर बोलो। স্যার আউট না হলেই হলো স্যার। আউট আউট তো মাঝে মাঝে হতেই হবে, আউট না হলে হলো এই কথা বলা তো ভুল বিশ্বনাথা, মাঝে মাঝে আউট হওয়া উচিত, কিন্তু কথাটা হচ্ছে আউট রোজ আউটই হয়ে যাচ্ছে মানে সেটা যেন না। না না আউটের সংখ্যাটা কমাতে হবে। আউটের সংখ্যাটা কমাতে হবে, আউট হবো না এই কথা কখনো হতে পারে না। আমি এই ধরনের কথা কখনোই বলবো, লস হবে, মার্কেটে থাকতে গেলে লস হবে, কিন্তু আমি মিনিমাম লস খাবো আর ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি মানে টিকে থাকবো, এটাই হচ্ছে মার্কেটের মেন অবজেক্টিভ। এটা খেলারই মতো, টোটালি লাইক আ স্পোর্টস, বাট ওটা টিকে থাকতে থাকতেই হয়। चलो क्वेश्चन पूछे सर। हाँ बोलो सर बोलो। सपोज कि मुझे टाटा मोटर्स को बाई करना है हफ्ता 1 वीक के लिए, तो मैं डे चार्ट डे 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 चार्ट में कन्वर्ट किया उसको, तो ये वहाँ पे EMA और MACD जो है वो तो दोनों का नीचे है, और ये और RSI 90 है या 18 है, तो वहाँ पे बाइंग जोन बन रहा है 18-19 पे, लेकिन वो तो MACD और EMA के बहुत नीचे है। तो उन जब तक दोनों वो पे बाकी बाकी इंडिकेटर जब तक आपको सपोर्ट ना करे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा।
RSI से कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। RSI एक अकेला चीज है, उसके साथ बाकी चीज भी मैच करना पड़ेगा सर। एक चीज आप लोग ना समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो हम लोग इंडिविजुअली एक एक इंडिकेटर को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये एक एक इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ जरूर बताता है, लेकिन सारा चीज सीखने के बाद तब जाके आप प्रॉपरली गाड़ी चलाना सीखोगे। एक्सेलेटर मोड़ने से गाड़ी जरूर चलता है, लेकिन बिना गियर फंक्शन का गाड़ी काम नहीं करेगा, है ना। तो पॉइंट इज दैट कि एक साथ सारा चीज सीख भी नहीं सकते, लेकिन जब सारा चीज एक साथ सीख जाएंगे ना, तब जाके हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। मैंने ऑब्वियसली मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड में एमएससीडी पढ़ाया, सॉरी मूविंग एवरेज पढ़ाया, वॉल्यूम पढ़ाया, आरएसआई पढ़ाया, वो इंडिविजुअली काम करता है, ये आपको दिख भी रहा है और ये दिखेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट तरीके से काम कराने के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट और 6-7 पॉइंट्स है। उसके बाद आपको जब मैं टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट करूंगा, तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक साथ कैसे देखूं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि थोड़ा सा आप वेट करिए, बाकी सारा चीज एक बार कंप्लीट करिए, और कैंडल बाकी है तो एक बार कंप्लीट करिए कैंडल, ठीक है, नहीं तो वो आधा अधूरापन रहेगा। हाँ, टाटा मोटर्स जैसे कंपनी पे वॉच करिए। एक्चुअली टाटा मोटर्स बहुत दिनों तक ना एक अच्छा खासा पोजीशंस पे था, कि अभी मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो टाटा मोटर्स जैसा कंपनी भी करेक्शन फेज में है, ठीक है। तो जब तक ये करेक्शन फेज मोटा मोटी चला नहीं जाता, और जब तक बिजनेस पे कोई न्यू ग्रोथ मॉडल का कुछ बात होता नहीं है, और ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स के बारे में कोई स्पेशलिटी चीज नहीं आता है, तब तक सारा इंडिकेटर, देखो मैं क्लास कराने के टाइम पे आपको सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करने बोलता, ठीक है। जो लोग नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का बात करता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस पे ही बने रहते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे कि मेरे क्लास में मैं मैक्सिमम टाइम इकोनॉमी का बात करता हूँ, और चार्ट वगैरह के बारे में बहुत मिनिमम बात करता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको इकोनॉमिक सेंस बिल्डअप हो जाए ना, तो चार्ट तो आप सीख ही लोगे। चार्ट सीखने में क्या है, नहीं, ये एक प्रोसेस है, ये सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपका ओवरऑल इकोनॉमिक सेंस डेवलप नहीं होता है, तो फिर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चीजों में बहुत ज्यादा बात करता हूं, और वो चीज थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है रजत जी, धीरे धीरे सारा चीज धीरे धीरे समझ में आएगा। टाटा मोटर्स में भी मैं बात कर लूंगा सर, ठीक है। आपने पूछा है तो मैं बाद में देखता हूँ टाटा मोटर्स में क्या हो सकता है, फिलहाल कुछ पढ़ाई करते हैं, नया चीज पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को और भी लोगों का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा लेता हूँ मैं। अपना ऋतिक मुझे आते ही एक क्वेश्चन किया था, उसका भी एक जवाब मैं दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जिन लोगों ने पूछा नहीं क्वेश्चन, उन लोगों के लिए भी काम का चीज है। ऋतिक ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, सर बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर, ऐसे बोनस शेयर क्या होता है, इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो आपको फिनांस पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये रोज मेरा फाइनेंस के क्लास में ये सब बात होता रहता है। एक थर्सडे वाला, इस दिन मेरा मंगलवार का मेरा फाइनेंस का क्लास चलता है, उसमें रिसेंटली यही बात कर रहा था, ठीक है। एक कंपनी बोनस देने से डिविडेंड डिविडेंड के तौर पे देता है नॉर्मली बोनस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हाँ हाँ, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, बट जैसे कंपनी जैसे डिविडेंड देता है ना, डिविडेंड देने का एक घुमा हुआ तरीका है बोनस। माने सपोज कंपनी ने बिजनेस किया, अच्छा ये बात क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलायंस ने डिक्लेयर किया है कि वो 28 अक्टूबर में 1:1 रेशियो में बोनस देगा, है ना। 1:1, मैंने जिसके पास रिलायंस का एक शेयर रहेगा, उसको बदले में और एक शेयर मिलेगा, ठीक है। तो सर हाँ बोलो सर, बोलो। ये बोनस का फंडा तो सर बराबर है, तो ये तो बोनस देता है तो प्राइस तो हाफ कर देता है सर, स्प्लिट कर देता है। हाँ तो हाँ तो बात तो बराबर ही हो जाता है। झूठ मूठ का ये बोनस का फंडा है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, बहुत कोई का बोनस मिला है, तो बात तो बराबर ही हो जाता है। 100 रुपया का 10 शेयर है, 1000 रुपया, उसको 50 रुपया कर देता, 20 शेयर हो जाता है। सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार आप। आपने जो बोला आपने सही बोला, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस होता है आप एक बार देखिए, ठीक है। मैं क्या बोला आपको कि कंपनी डिविडेंड देता है, ठीक है। तो डिविडेंड देने का नॉर्मली दो उपाय होता है, ऐसे 2-3 उपाय, में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। कंपनी चाहे तो कैश डिविडेंड दे सकता है, जैसे नॉर्मली आप लोग अगर किसी कंपनी का शेयर काफी दिनों से होल्ड करते हो, तो आप देखोगे कि आपके बैंक अकाउंट में सीधा डिविडेंड का अमाउंट घुस जाता है आज के डेट में। तो कैश डिविडेंड में कंपनी का सीधा पैसा का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी सोच रहा है कि भाई हमको कैश डिविडेंड नहीं देना है, क्यों,
जब कैश का कमती होता है तब कंपनी ऐसा इस तरह का डंडा उठाता है कि कंपनी के पास कैश का कमती है, या फिर कंपनी चाहता है कि अभी हम कैश खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कैश का यूज हम सबको पता है, कैश हाथ में रहने से बिजनेस को काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। ये हर बंदे के लिए है, हर बिजनेस के लिए है। तो जब कंपनी को ऐसा फील होता है कि हम लोगों को भरोसा देंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने पास, लेकिन उनको कैश नहीं देंगे, बदले में हम उनको एक टोप देंगे कि चलो थोड़ा बोनस रख लो। आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपके पास अभी 200 हो जाएगा। अब रजत जी मुझे बोल रहा था कि मेरे साथ हुआ है उनके साथ कि सर वैल्यूएशन तो सेम रहता है। यस, यू आर राइट सर, कि जब बोनस डिक्लेयर होता है वैल्यूएशन चेंज नहीं होता। माने बात कुछ ऐसा है, जो बात रजत जी ने कहा मैं उसी को रिपीट करूंगा। दिस इज 100% ट्रू कि अगर आपके पास 100 शेयर है किसी कंपनी का, अगर उसका वैल्यूएशन 10% करके है, तो आप बोलोगे कि आपके पास 10,000 टोटल है, ठीक है। 1,000 10,000 ही तो हुआ। 1,000 স্যার क्यों এর সঙ্গে কি এটাও বলে দেবেন স্যার? কি বলুন? বলছি কি বোনাসের সঙ্গে যদি ওটাও বলে দেন আরো বেশি ক্লিয়ার হবে, সেটা হচ্ছে স্প্লিট। বলে দিচ্ছি, দুটোই যদি বলে বলে দিচ্ছি। দেন, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ দুটোই দুটো বলে বলে দেন আরো দিচ্ছি। ক্লিয়ার হবে। ওকে तो ওকে 1,000 होगा 10,000 में कितना जीरो आता है? 10 के बाद 3 ही जीरो आता है। 100 into 10 तो सर 1,000 होता है सर। वो 100 into 10। अच्छा अच्छा अच्छा। 1000 में ट्रेड होगा। ठीक है चलो, 100 into 10 1000 है, ठीक है। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, 100 शेयर है, 10% करके 1000 हुआ। अब कंपनी जब बोनस देगा तो आपके पास 100 के बदले कितना शेयर हो जाएगा? 200 शेयर हो जाएगा, है ना। 100 के बदले 200 शेयर होगा, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन इसमें चेंज नहीं। 200 शेयर का दाम क्या कर देगा? वो 5 कर देगा। तो 200 शेयर का दाम 5 कर देने से अल्टीमेटली आपका 1000 1000 ही रह जाएगा, लगता है तो दोगुना क्या करें? ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में जो रजत जी ने बोला वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है आपका। एक्चुअल में आपका कोई फायदा नहीं है जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है। सर ये शॉर्ट रन में कोई फायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फायदा है। सेम सिचुएशंस में आप हो, ठीक है। पहले भी आपके पास टोटल वैल्यू 1000 था, आज भी आपके पास 1000 का ही वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर स्प्लिट का बात कैसे आया? एक्चुअली कंपनी जब ये इस तरह का काम करते हैं, आप बोलोगे तो फिर शेयर का दाम गिर कैसे जाता है? सर क्योंकि फेस वैल्यू गिरता है। कंपनी जब ऐसा बोनस डिक्लेयर करता है तो देखा जाता है कि कंपनी का जो 10% का शेयर था, मैंने एक्चुअली यहाँ पर मैं मेन पैसा को भी 10% मान लिया। नॉर्मली देखा जाता है कि शेयर का दाम मार्केट में 1000 चल रहा है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10% चल रहा है। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज का बेसिक दाम 10% होता है, मिनिमम प्राइस। 10 की जगह 5 भी कर सकते हो आप। इवन किसी किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1% भी होता है। सर ये 1 रखे कि 10 रखे, इसके बारे में कोई नियम है क्या? सर कोई नियम नहीं, बट हाँ 10 से ज्यादा देखने को मैंने ज्यादा प्रैक्टिस मार्केट में नहीं। मैंने इसका मतलब कुछ ऐसा है कि किसी भी चीज का, जैसे हम लोग किसी भी चीज के बदले आज के रेट में, अगर भिखारी घर पे आते हैं तो अगर कुछ नहीं देना है तो कम से कम 1% दे देते हैं। 50 पैसा क्यों नहीं देते? क्योंकि 50 पैसे का आज के रेट में वैल्यू नहीं है, ऐसा है। तो मिनिमम वैल्यू एक शेयर का कितना होना चाहिए? तो वो प्रैक्टिस है कि भाई मिनिमम मेरा शेयर का वैल्यू 10% होना चाहिए। ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन 10 के बाद वो शेयर 20 का होगा, 40 का होगा, 100 का होगा, 5000 का होगा। एमआरएफ का शेयर तो 1.5 लाख पे चला गया, ठीक है। ये फुल्ली डिपेंड करते हैं मार्केट में उस शेयर का प्रीमियम वैल्यू कैसे बढ़ता है, लोग उस शेयर को खरीदने के लिए कितना डिमांड सप्लाई करता है। तो खेल चालू होता है फेस वैल्यू से। लेकिन अगर शुरू से ही आपका बिजनेस एक प्रीमियम वैल्यूएबल बिजनेस है, तो आपको अपना शेयर का दाम गिराने का भी जरूरत नहीं है, फेस वैल्यू पे भी बेचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट योर बिजनेस इज सो कॉन्फिडेंट कि दे कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी, दे कैन क्लेम एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्रॉम द मार्केट। लोग देगा, इसलिए 10 का शेयर 50 में, 100 में, 150 में, 200 में बिकता है, और भी ज्यादा। तो हमें लगता है कि सर तभी, जैसे अभी मुझे विश्वनाथ ने पूछा, सर स्प्लिट क्या होता है? जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है, ओवरऑल वैल्यूएशन को सेम ही रखना है, कंपनी वैल्यूएशन चेंज नहीं कर सकती। नंबर ऑफ शेयर का जो स्ट्रक्चर है, ये डिटेल्स बात हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब बहुत बात हो जाएगा। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी, बिकॉज ऑफ प्योर फाइनेंस का चर्चा है, इसको ज्यादा
कुछ नहीं होगा फाइनेंस सीखने का, वो प्लीज फाइनेंस क्लास आए, नहीं तो इतना समझ में नहीं आएगा किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू 1 से 10 ही के बीच में हो सकता है। नॉर्मली सर। बुक वैल्यू में तो अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो बुक वैल्यू 500 रुपया, तो हम लोग तो बुक वैल्यू लेके चलते हैं ना कि कोई इस कंपनी का बुक वैल्यू 500 रुपया है, अगर सर शेयर बुक दिवाला बुक वैल्यू मतलब, बुक वैल्यू मतलब रजत जी अकाउंटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। बुक वैल्यू माने अकाउंटिंग वैल्यू होता है, फेस वैल्यू माने मिनिमम प्राइस, कि एक किसी चीज का जब आपका बिजनेस कुछ नहीं है तब उसका जो दाम है उसे फेस वैल्यू। बुक वैल्यू माने अकाउंट्स हिसाब करके बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, शेयर का दाम टोटल शेयर कैपिटल के बेसिस में डिसाइड होता है। अब बुक वैल्यू देख के आपको बिजनेस का हिसाब पता चलेगा, और मार्केट में जो दाम चल रहा है उसको मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू अलग चीज है, फेस वैल्यू अलग चीज है, मार्केट वैल्यू अलग चीज। बुक वैल्यू माने जो हिसाब करके आ रहा है, मार्केट वैल्यू माने जो मार्केट प्रीमियम में आपको दे रहा है, डिस्काउंट में भी दे सकता है। बहुत सारा कंपनी का बुक वैल्यू हाई है, मार्केट वैल्यू कम। हाँ ठीक है ना। और फेस वैल्यू का मतलब সে होता অনেক है, সময় हाँ बोलून। অনেক সময় দেখেছি একটা কোম্পানি এট এ টাইম বোনাসও দিচ্ছে বা স্প্লিটও করছে হ্যাঁ এট এ টাইম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই করে, এই যে স্প্লিটটা আর কিছুই নয়, 10 টাকার ফেস ভ্যালুটাকে 5 টাকা করে দেবে, এটাই বোঝাচ্ছে। মানে এটা এখানে মানে শেয়ার হোল্ডারের शेयर होल्डर का বেনিফিটেড बेनिफिट হয়। प्रेजेंट सिचुएशंस में शेयर होल्डर का कोई बेनिफिट नहीं है और कोई लॉस भी नहीं। प्रेजेंट सिचुएशंस में शेयर होल्डर का कोई बेनिफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यही शेयर जब फ्यूचर में फिर से ग्रोथ करेगा तब आपके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गया ना। अब मानो कंपनी 5% ग्रोथ देता है, पहले 100 शेयर में 5% होता था, अब 200 शेयर में 5% होगा, तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में बेनिफिट है मेरा, लेकिन शॉर्ट रन में कोई बेनिफिट, इमीडिएट कोई इंपैक्ट आपको देखेगा। और बोनस जब कंपनी डिक्लेयर करता है तो कंपनी का शेयर का दाम गिरता है, ये भी जान। जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है कंपनी का शेयर का दाम गिरता है, क्यों? सिंपल बात है, जो हमें शेयर का दाम दिखता है ना, उस शेयर के दाम के ऊपर कंपनी का वैल्यू डिपेंड करता है, वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके दाम है। अब तुम्हारा टोटल मानो प्रॉफिट का हिस्सा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमने टोटल 1 लाख का प्रॉफिट किया, तो 1 लाख के प्रॉफिट के बेसिस पे तुमने सोचा कि 10% डिविडेंड दे देंगे, तो तुम्हारे 1 लाख से 10,000 निकल जाएगा ना बिजनेस से। तो अगर 1 लाख प्रॉफिट से 10,000 टका निकल जाता है तो इतना दिन मानो तुम्हारा शेयर का वैल्यू था 10 टका, अब तुम 10% में अगर पैसा निकाल देते हो प्रॉफिट से, तो तुम्हारा शेयर का वैल्यू भी तो 10 टका से कम होना चाहिए। 10 टका का अगर 10% भी निकाले तो शेयर का दाम 9 टका हो जाना चाहिए। और जो रीजन जो पप्पू ने अच्छा बात किया, सब एकदम मास्टर बात कर रहे हैं। पप्पू ने भी एक अच्छा पॉइंट किया सर, तो फिर कंपनी ऐसा करता क्यों? सर जब शेयर का दाम ज्यादा हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर उस शेयर को महंगा सोचने लगता है कि 3,000 टका से एक शेयर क्यों लेंगे, ठीक है। रिटेलर को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मली ये बोनस देके शेयर होल्डर को थोड़ा बूस्ट कर देना, लॉन्ग रन में उसको समझ आ जाएगा। और शॉर्ट रन में जो लोग इतना दिन से रिलायंस के शेयर को खरीदने का कोशिश कर रहा था पर महंगा लग रहा था बोल के नहीं ले रहा था, नया रिटेल पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शेयर का दाम को गिराया जाता है। जैसे अभी रिलायंस का शेयर कुछ दिन तक 3,000 था, अब तुमको अचानक से 1,600 में दिखेगा या 1,700-1,800 में दिखेगा, तो तुमको क्या होगा, अभी दाम कम हो गया ले लेते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो नॉलेज भी नहीं है प्रॉपर्ली, और उससे भी बड़ा बात कि तुमको सस्ता में शेयर मिलेगा कंपेरेटिवली, ठीक है। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। अरे, सब देखिएगा एक चीज, जैसे कि 2600 में अगर मेरा शेयर खरीदा हुआ रिलायंस का, हाँ 26 रुपया पे वो दिन किया तो मेरा एक शेयर का प्राइस 1,300 हो जाएगा। हाँ 1,300 हो जाएगा तो लेकिन 2-3 दिन तक ये ना और गिरता रहेगा, 1,200 हाँ 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 1150 हाँ 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 गिरेगा देखते हैं। हाँ, गिरेगा, और गिर जाता गिर जाता है। वही तो मैं बोला कि जब कंपनी डिविडेंड देता है, बोनस देता है, शेयर का दाम गिर जाता है। अरे एक तो 2600 का चीज 1,300 हो जाएगा, 1,300 के बाद भी थोड़ा और गिरेगा। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि अगर ये फंडामेंटल में ज्यादा बताइए, फंडामेंटल चीजें हैं, बट तूने पूछा और कल ग्रुप में डिस्कशंस में देखा, इसलिए मैं सोचा कि आज बता ही देंगे बच्चे लोगों को, नहीं तो ये लोग परेशान रहेगा इस चीज के पीछे, ठीक है। स्ट्रेटेजी का क्लास है, स्ट्रेटेजी में बात ही नहीं हो रहा है।
ठीक है। लेकिन क्या है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन को शांत करने का, लेकिन ये पूरा फंडामेंटल चीज है। जब आप लोग फंडामेंटल पढ़ोगे आपको 50% पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, गहरा नॉलेज चाहिए तो आपको फाइनेंस समझना। गहरा नॉलेज में जिसपे आप कंपनी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हर चीज का पता लगाने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइनेंस। कोई उपाय नहीं है, देखो ना, आप पढ़ो ना इसको, ये देखो, ये इसमें रिलायंस का पूरा सारा चीज, ये हर एक एक्सचेंज को दिया है। रिलायंस का कंपनी जहां जहां एक लिस्टेड है, हर जगह में है। ये पूरा काम कौन कर रहा है? मजाक है क्या कोई? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ना सीएस वाले को, उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम लोगों का क्या काम है। ठीक है, ये देखो, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल एनएसडीएल हमारे यहाँ पर, सीडीएसएल हमारे यहाँ पर, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलन, सिंगापुर एक्सचेंज, जहां जहां इनका शेयर कनेक्टेड है वो हर जगह का स्टॉक एक्सचेंज को उनको बताना पड़ता है। ये सारा जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरीज का होता है। और ये पूरा एक इकोनॉमिक इवेंट है जो बताना पड़ता है। कैलकुलेशन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा जो लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, या सीए भी है इसके अंदर, सीएमए, पीएफए, ठीक है, एमबीए फाइनेंस, ये लोग करेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट कंपनी क्यों करना है, एक बात पप्पू ने एकदम सीधा बात कहा कि सर रिटेल पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वैल्यू स्टार्टिंग में चेंज नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट। अगर आप शेयर को होल्ड करते हो, बाद में आपको सच में बेनिफिट 100%, काफी काफी बेनिफिट होगा। 1-1.5 साल में वही शेयर आपको बहुत दूर का। और ये सब काम ना वही लोग करते हैं जिनका बिजनेस पे दम होता है। इसका बिजनेस पे काफी दम है, वही लोग करते हैं। नॉर्मल लोग ये सब करने का कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि बोनस तुम दोगे ना तो उसका इम्प्लीकेशंस भी आता है। और हर किसी को बोनस डिक्लेयर करने भी नहीं देता। तुम्हारा बिजनेस अगर स्ट्रांग नहीं है ना तो तुम बोनस डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। বিজনেস স্ট্রং হলেও ঠিক আছে, কিন্তু রিলায়েন্সের শেয়ার তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লোক কিনে রেখেছে। কত লোককে টাকা দেবে? কত টাকাই বা দেবে? ধরুন 10 টাকা করে যদি দিই, আমাদের 10 কোটি টাকা করেই চলে যাচ্ছে। তার চেয়ে বরঞ্চ ওই টাকাটা যদি শেয়ার কনভার্ট করে সব আমাদের টাকা হয়ে যাবে। हाँ एग्जैक्टली ना, वही तो मैं बोला कि कंपनी तब करता है ये काम कि जब उनको लगता है कि मेरे पास पैसा का कमती है, या फिर मुझे बिजनेस में ग्रोथ देना है, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है। হ্যাঁ, এটাই একদিক কি হলো, ইনভেস্টরের কনফিডেন্স কম হলো, কোম্পানির টাকাও বাঁচলো, উল্টে সব লোক যারা যারা কোনোদিনও কেনেনি তারাও কিনবে। तरह की, ठीक है। तो ये एक्चुअली कंपनी शेयर होल्डर के साथ थोड़ा खेलता ही है। लेकिन हाँ, शेयर होल्डर को हर तरह से नेगेटिविटी नहीं है सर। लॉन्ग रन में शेयर होल्डर को बेनिफिट होता है। নাও না এটা 2000 ठीक है, शॉर्ट रन में आपको इसका बेनिफिट देखने को उतना नहीं। चलो ठीक हो गया। आज फंडामेंटल का ही चर्चा करा दी मेरे को। घुसा दिमाग में एटलीस्ट कुछ तो, थोड़ा थोड़ा तो घुसा, बस ठीक, काफी है सर। স্টার্ট করে দিন। हाँ हाँ, सभी स्टार्ट कर दो। टेक्निकल का रेट खत्म কিছু শেষই করি না, सब खत्म ही करे, स्टार्ट करे। सुनो सुनो, अरे सब हो जाएगा, सुनो। अच्छा, आज एक न्यू स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे सर। लोग मुझे पढ़ाने नहीं देते हो, नया चीज पढ़ाने नहीं देते हो। सिर्फ क्वेश्चन करोगे तो कभी नया चीज सिखा ही नहीं पाऊंगा। सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, सर ये एक अनदर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर दो स्ट्रेटेजी है, सिंथेटिक लॉन्ग अलग होता है और आर्बिट्रेज अलग होता है। आर्बिट्रेज पे बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सिंथेटिक लॉन्ग एक बार देखें। कल वाला स्ट्रेटेजी याद है ना, बीआर कॉल लैडर, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी था। भले ही आप लोग इग्नोर कर रहे हो, अभी इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। না ইগনোর না, এটা বৃহস্পতিবার জন্য স্ট্র্যাটেজি तब हम लोग ঠিক पूछ रहे हैं। আছে, লিখে দাও। हाँ सर, क्या हुआ बोलो सर, पढ़ाने दो एक बार। हर चीज का काम है सर, ठीक है, हर चीज का काम है। बस कौन सा चीज कब काम आएगा वो तो समय के हिसाब से तय होगा, है ना। चलना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए, बाकी तो समय तय करेगा। Imagine a situation where you would be required to simultaneously establish a long and short positions on Nifty futures। माने निफ्टी के फ्यूचर में, मैंने निफ्टी फ्यूचर में कहा जाएगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप साइमल्टेनियसली दोनों साइड में पोजीशन, माने एक तरफ आप लॉन्ग माने बाई करोगे और एक तरफ आप शॉर्ट माने सेल करोगे। तो एट ए टाइम एक साथ निफ्टी फ्यूचर में बाई करना एंड सेल करना, ये सिचुएशंस को यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो सेम सीरीज का एक्सपायरी होना चाहिए। सेम सीरीज माने वही, जैसे आज का 17 अक्टूबर, इसके बाद वाला एक्सपायरी सेम सीरीज का होना चाहिए। पहला बात है कि कैसे करना है, हाउ वुड यू डू दिस।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाई यू वुड, क्यों करना है और कब करना। Both this question in this chapter to begin with, let us understand how this can be done and later move ahead to understand why one would want to do this. अच्छा, यहाँ पर एक चीज है सर, अच्छा यहाँ पर एक और बात है सर, आर्बिट्रेज बताएंगे। Options, as you have realized by now, are highly versatile derivative instrument. इतना दिन से जो लोग ऑप्शंस पढ़ रहे हैं उनको इतना समझ में आ गया कि ये खत्म ही नहीं होता है ना। काफी लोग जो लोग एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको तो लग रहा है कि भाई ये ऑप्शन खत्म कब होगा। वैसे ह्यूज सिलेबस, और ये इतना वर्सेटाइल है, इतना वर्सेटाइल है, इसमें इतना सारा चीज किया जा सकता है कि जितना सीखो कम पड़ जाए। आर्बिट्रेज मतलब क्या? आर्बिट्रेज का मतलब आगे आते हैं सर, ठीक है। आर्बिट्रेज का नॉर्मली मतलब होता है कि सस्ता मार्केट में खरीद के महंगा मार्केट में बेच, दिस इज सिंपल मतलब ऑफ आर्बिट्रेज। जहाँ जो आर्बिट्रेज का काम हम लोग हर कोई करते हैं, जैसे मानो नॉर्मल जो दुकानदार सब्जी वाले लोग सब्जी बेचते हैं, सियालदा मार्केट में चीज सस्ता मिलता है तो जाके वो आपके लोकल मार्केट में आके बेचता है। तो ये जो गैप मिलता है ना, इसीलिए बिजनेस डेवलपमेंट हो जाता है। जहां जो चीज सस्ता है वहां से महंगा मार्केट में बेचो, सिंपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप देखो अगर बंगाल में कोई चीज सस्ता है, बंगाल से वो चीज खरीद के लाके लोग झारखंड में बेचता है, नॉर्थ ईस्ट में बेचता है, बिहार में बेचता है। बिहार में कोई चीज सस्ता है, बिहार से लेके आओ इधर बेचो, ठीक है। तो सिंपल चीज, ऐसे सिंपल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, यही अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। और जिनको ये चीज देखना चालू हो जाता है, ये एक माइंड सेटअप है, उसके ऊपर ही पूरा खेल डिपेंड करता है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि आर्बिट्रेज कैसे काम। तो सब सिंपल बात है कि ऑप्शन एक हाईली वर्सेटाइल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है एंड यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पे ऑफ स्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ, माने जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है, बहुत तरह का, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस, हर तरह का चीज हो सकता है, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्यूचर्स पे। इस चैप्टर में हम लोग ये अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे आर्टिफिशियली रेप्लिकेट लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ यूजिंग ऑप्शंस। हाउएवर बिफोर वी प्रोसीड, हमें कुछ फ्यूचर का लीनियर पे ऑफ स्ट्रक्चर समझना है। लॉन्ग फ्यूचर का पे ऑफ कुछ ऐसा होता है सर, ये कैसे बनता है आप लोगों को पता है ना। वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्ड में जाके ये सब बनाया जाता है, आप भी बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों करना है और क्या करना है। तो लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ में अगर आप देखो यहाँ पर मार्केट एक सर्टेन पॉइंट में चल रहा था, यहां से मार्केट जितना अबव में जाएगा आपका प्रॉफिट, जितना नीचे आएगा आपका, चलिए तो बहुत सीधा सीधा बात है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस, और बीच में रहेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट। चलो समझाते हैं। ब्रेक इवन माने उस सिचुएशंस को ब्रेक इवन बोलते हैं जिस सिचुएशंस पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस क्रिएट होता है। जैसे मानो यहाँ पर क्या है, एज यू कैन सी द लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन हैज बीन इनिशिएटेड एट 2360, इस पे बना है 2360, ठीक है 2360, एंड एट दैट पॉइंट यू नाइदर मेक मनी नॉर लूज। मैंने अगर मार्केट 2360 में था और आपका पोजीशन इनिशिएट करने के बाद भी 2360 में ही रह जाता है, तो आप बेसिकली अगर फ्यूचर में हो तो आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई लॉस भी नहीं होता। लेकिन ऑप्शंस के केस में एक चीज होगा, आपका प्रीमियम जो है वो टाइम डिके होते होते गिर जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में तो प्रीमियम गिरता ही है, क्योंकि उसका तो एक्सपायरी हो जाता है। फ्यूचर में भी एक्सपायरी होता है, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रीमियम का खेल नहीं होता। फ्यूचर भी एक्सपायर करता है लेकिन फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं होता, सीधा सीधा पॉइंट पे खेलो, जितना है उतना, ठीक है। फ्यूचर बाद में बात करो। ऑप्शंस जो है वो एक्चुअली फ्यूचर का ही एक इम्प्रोवाइजेशन, फ्यूचर के ऊपर बेस करके ही ऑप्शंस बनता है। लेकिन हाँ, ऑप्शंस को बनाने के पीछे एक प्रीमियम का खेल होता है, वो प्रीमियम आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया, और जिनको थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है वो आगे आगे और समझ जाए। यहाँ पर आप देखो कि 2360 में एक पर्टिकुलर पोजीशन था लॉन्ग फ्यूचर माने बाई करने के लिए, एंड दैट पॉइंट यू नाइदर मेक मनी नॉर लूज, हेंस द पॉइंट एट व्हिच यू इनिशिएट द पोजीशंस बिकम्स द ब्रेक इवन पॉइंट। यू मेक ए प्रॉफिट एज फ्यूचर मूव्स हायर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने अगर 2360 से मार्केट 2400, 2440, 80, 2520, 60 ऐसा जाएगा, प्रॉफिट करो। एंड यू मेक ए लॉस द लोअर ऑफ द फ्यूचर मूव बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। 2360 से जितना नीचे जाएगा लॉस खाओगे, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें तो कोई माथा बथा होना ही नहीं चाहिए।
the amount of profit you make for a 10 point up move is exactly the same as the amount of loss you would make for a 10 point down move. मैंने 10 पॉइंट बढ़ने पे आपको जितना प्रॉफिट हो सकता है 10 पॉइंट गिरने पे आपको ऑलमोस्ट उतना लॉस हो सकता है, बिकॉज द लीनियरिटी, इसको बोलते हैं लीनियर पे ऑफ। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये लोग जो लोग मैथ्स करते हो उनको पता है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा मैथ्स नहीं करेंगे सर, बट बस जहां जहां एप्लीकेशन होगा बता दें। स्ट्रेट लाइन में जो पे ऑफ स्ट्रक्चर, ये पे ऑफ स्ट्रक्चर देखो आप, एकदम लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन में देखो, ना इधर ना उधर, पूरा स्ट्रेट लाइन में पे ऑफ स्ट्रक्चर है। बढ़ेगा तो पैसा पाओगे, गिरेगा तो पैसा जाएगा, और पूरा स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए लास्ट दिन का जो पे ऑफ स्ट्रक्चर था, अगर आप पेपर देखो आपको समझ में आएगा। जैसे बियर कॉल लैडर का पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसा था, कल समझाए थे, एक बार ग्राफ दिखा रहा है, क्या ये लीनियर था? ये लीनियर था क्या? इवन हम लोग बिल्ड करके भी दिखे थे, सेम स्ट्रक्चर आया था। ये लीनियर नहीं था, इसमें एक सर्टेन अमाउंट के बाद फायदा था, बीच में लॉस था, साइडवेज में भी लॉस है, थोड़ा सा गिरने पे भी लॉस है, ज्यादा गिरने पे फायदा है ना। ज्यादा नीचे गिरने पे आपका मोटा मोटी एक प्रॉफिट आ जाएगा, ज्यादा बढ़ने पे आप बहुत कमाओगे, और अगर कम बढ़ा है या फिर कम गिरा है या साइडवेज रहा है आप तो भाई गए। एक्सट्रीम व्यू है ये। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं था, लेकिन अभी आपको जो मैं बात कर रहा हूँ ये लीनियर है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लीनियर। तो बिकॉज ऑफ दिस लीनियरिटी इन पे ऑफ, द फ्यूचर इज ऑल्सो अबाउट लीनियर इंस्ट्रूमेंट। द आइडिया ऑफ सिंथेटिक लॉन्ग इज टू बिल्ड ए सिमिलर लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ यूजिंग ऑप्शंस। अब यहाँ पर हम लोग फ्यूचर की जगह ऑप्शन यूज करें। हाँ ऑब्वियस, ধরনে কিছু বলছিস? হ্যালো, না না মাইকটা অটোমেটিক অন হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, स्ट्रेटेजी नोट दो। सिंथेटिक लॉन्ग बहुत सिंपल है, एक एटीएम कॉल ऑप्शंस को बाई करने के लिए बोला है और एक एटीएम पुट ऑप्शन सेल करने के लिए बोल रहा है। एटीएम कॉल को बाई करो और एटीएम पुट को सेल करो। अगर इसको आप रियल लाइफ में लगाओगे तो कुछ ऐसे देखने में हो सकता है। एटीएम कॉल को बाय करना है और एटीएम पुट को सेल करना है। एटीएम कॉल को वही buy प्राइस करो। वाला को बाय को सेल करना है। हाँ, उसी को सेल करना है, एक पुट ऑप्शन सेल करना है और एक कॉल ऑप्शन को बाय करना है। ठीक है, उसी में से जो करंट मार्केट में चल रहा है, सेम सीरीज में होना चाहिए। तो इसको करें तो कैसे होगा, देखने में कुछ ऐसा होगा। 17 अक्टूबर का ही ले लेते हैं, या फिर अगर इसको थोड़ा चेंज कर दे 24 अक्टूबर का कर लो। करंट मार्केट कहाँ है? 24,812। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऊपर 800 के साइड से तो इधर नहीं है, मार्केट 850 के साइड से नीचे है, तो मेरे हिसाब से 24,850 जो है ये एटीएम माना जाएगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम के साथ है। 800 इज नॉट द परफेक्ट एटीएम, क्योंकि मार्केट नीचे के साइड से ऊपर के साइड से नहीं है, ऊपर के साइड से नीचे के साइड से। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने, आप कोई बोलेगा सर 812 के पास तो 800 है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 800 इज नॉट द प्रॉपर एटीएम। एटीएम 850 बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट 800 से 810 की तरफ नहीं दिखा है, मार्केट नॉर्मली ऊपर से ही तो नीचे आया है रिसेंटली। इसलिए अगर हम 850 को करंट सिचुएशन में एटीएम माने, मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे से ऐसा हुआ कि 750 से मार्केट 812 में आया, ऐसा तो नहीं है, या 800 780 90 से हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऊपर से ही नीचे आया, मार्केट 25 में था, वहां से नीचे आके 800 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 850 ले लेंगे। कोई बोलेगा सर हम 800 लेंगे, ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो क्या करेंगे, बाई करेंगे। चलो 800 को अगर बाई करते हैं, कॉल बाई कर लिए, सेम साइड में पुट को क्या करना है, सेल करना है। देख रहे हैं,
पूरा लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, पूरा एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपके सामने ये जनरेट कर दिया। ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, आपका लॉस भी अनलिमिटेड। सर तब स्ट्रेटेजी क्यों करना है, ये तो नेकेड जैसा हो गया। चलो देखते हैं, कुछ तो फायदा होगा, हर स्ट्रेटेजी का कुछ ना कुछ फायदा निकल जाता है सर। पहले से ही कंक्लूजन मत निकालो हम ऐसा क्यों करें, है ना, नॉर्मली लोग निकाल लेते हैं, सीखा ही नहीं पूरा चीज, पहले ही नुक्स निकालना चालू कर। When you do this, you need to make sure the options belong to the same underlying and belongs to the same expiry. And निफ्टी में करोगे तो निफ्टी लेना, कोई दूसरा स्टॉक लेना है तो वो लेना, ठीक है। Let us take an example to understand this better. Assume यहाँ पर निफ्टी का वैल्यू दिया है 7389, एग्जांपल के रूप में है, which would make 7400 the ATM strike, 389 है, 7400 ATM ठीक ही बोला है। Synthetic long would require to us to go long on 7400 call options, माने 7400 में हम लोग लॉन्ग जाएंगे, लॉन्ग माने बाय करेंगे, कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे, सी माने कॉल ऑप्शंस होता है ना सर। 107 टका प्रीमियम है, शॉर्ट क्या है 7400 पुट, प्रीमियम बता रहा है 80, करेंटली भी ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको प्रीमियम का वैल्यू। प्रीमियम नॉर्मली ऐसे ही रहता है, कॉल का प्रीमियम कितना था 187, इसका प्रीमियम कितना है 136, दिखाई दिया ना। सो कंसिडर दी मार्केट एक्सपायरी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि 7200 तो देखो तो की बोल ना ना, ये तो ওষুধ কোম্পানি তো, हाँ हाँ ये बेहतर दिए, बेहतर दिए ग्राउंड फ्लोर ऑफिस, हाँ अंदर जाके ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस। सात हजार दो सौ जो अगर मार्केट बनो एक्सपायर करते हैं 7200 में, जब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अपना रहे थे तो क्या बन रहा था 7389 मार्केट था, हमने 7400 का एटीएम लिया, दोनों को कॉल साइड में बाई किया और पुट साइड में सेल किया। अब मानो मार्केट 7200 में एक्सपायर करता है, कैलकुलेशन करने का हिसाब सेम है सर, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना है, ठीक है। 7000 एट 7200, तो 7400 कॉल ऑप्शन वुड एक्सपायर वर्थलेस and you would lose the premium paid, that is 107. However 7400 put option would have an intrinsic value which can be calculated. मैंने कहने का मतलब है 200 से 400 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव माने इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो जितना प्रीमियम है वो चला जाएगा। लेकिन जब हम 7400 पुट के हिसाब से देखेंगे, पुट के हिसाब से क्या होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है, कॉल के हिसाब से क्या होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है, तो पुट के हिसाब से जब करेंगे तो क्या होगा स्ट्राइक माइनस स्पॉट होगा, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करने से क्या आता है 7400 और स्पॉट कितना है 7200, तो इधर मेरा कितने का पॉजिटिव हुआ 200 का, और मैंने प्रीमियम कितने का भरा था 80 का, है ना। तो आपके पॉकेट से क्या, वी आर शॉर्ट इन द पोजीशन, यू वुड लूज मनी फ्रॉम द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड, द लॉस वुड बी कितना होगा 80 माइनस 200 प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कितना बना 120। आपका पहला केस में मैंने कॉल के केस में आपका ऑलरेडी 107 का लॉस हो चुका था, और इस केस में आपका 120 का लॉस हो गया है, कुल मिला के आपका लॉस कितना हुआ 227, ठीक है। ध्यान से समझना सर, मार्केट नीचे गिरा है तो मेरा 227 का लॉस है, ठीक है सर। अभी मार्केट जहां है वहीं पर रह गया, मार्केट 7400 में ही रह गया, तो अगर मार्केट 7400 में रह जाता है तो 7400, अब तो दोनों एंगल से अगर तुम चेक करोगे, कॉल के केस में रूल क्या है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करने से भी 7400 माइनस 7400 कितना होता है जीरो होता है ना। अब जितना प्रीमियम आपका जाएगा वो जाएगा कॉल के केस में, है ना। जो बायर है उस केस में तो हम लोग यहाँ पर एक बाई किए हैं और एक सेल किए हैं ना, पुट को सेल किए हैं ना, सही बोल रहे हैं ना। हाँ यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रेटेजी में सेल ही दिए थे ना, सही सही दिए।
तो 7400 के केस में जो 107 का प्रीमियम है वो मेरा क्या जाएगा, लॉस होगा, है ना, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हुआ है। लेकिन जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया था 80 रुपीज का, वो मेरा रह जाएगा, है ना, 80 का प्रीमियम रह जाएगा। तो अल्टीमेटली 107 टका गया और 80 टका आया, कुल मिला के 27। सो 27 ऑल्सो हैपेंस टू बी द नेट कैश आउटफ्लो। अच्छा, ये 27 का क्या फायदा है कि लॉस है? 107 गया, 80 रहा, 80 आया, तो -27 हुआ। तो अल्टीमेटली इसमें आपका कैश आउटफ्लो ही तो हुआ, विच इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रीमियम। ये मेरा आउटफ्लो माने अल्टीमेटली मेरे पॉकेट से जो मेरा अकाउंट सेटलमेंट होगा उसमें 27 मेरा नेगेटिव दिखेगा, और यही मेरा दो प्रीमियम का डिफरेंस भी। वो तो इत्तेफाक है कि सिचुएशन ऐसा हो रहा, लेकिन हिसाब कैसे बना वो आपको मैं दिखा। अब कहानी है कि मार्केट अगर 7427 में जाता है, यानी लिटिल बिट बुलिश। इसमें देखो आपका एटीएम प्लस डिफरेंस बिटवीन टू प्रीमियम, माने जो एटीएम का वैल्यू होगा और जो दो प्रीमियम के बीच में डिफरेंस होगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बने। ठीक है, हिसाब भी कर लो आप। 7427 में अगर मार्केट है, आपका कॉल ऑप्शंस का स्ट्राइक कितना है? 7400। तो 7400 से आप 7427 को माइनस करोगे, 27 आपका इंट्रिंसिक है। जो कॉल ऑप्शंस के है उसके लिए आपने प्रीमियम भरा था 107 का, तो आप प्रीमियम से इसको माइनस करो, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम हटाओ। 27 से 107 को हटाओगे तो 80 रहेगा ना, तो 80 आपका अल्टीमेट लॉस होगा। 107 का लॉस हो सकता था बट 80 का लॉस हुआ। जब 7400 का पुट आया, इसमें केस की क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट है, तो 7400 माइनस, सॉरी 7427 स्ट्राइक माइनस स्पॉट, हाँ 7400 माइनस 7427, तो -27 इसमें -27, इसमें +27 था, इसमें -27, और इसके लिए ऑलरेडी आपका प्रीमियम कलेक्शन था पुट के केस में, है ना, 80 का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया था, तो 27 माइनस और 80 का प्रीमियम कलेक्शन, तो कुल मिला के जब हिसाब करोगे ऑन वन हैंड वी मेक 80, है ना, और दूसरे हाथ में एक तरफ 80 पाया, एक तरफ 80 गया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? क्यों? 7400 से 7427 माइनस करने से कितना है, -27 है ना। पहला बात तो ये है सर, आप एक चीज भूल रहे हो, -27 तो हिसाब होता ही नहीं है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू तो माइनस होता ही नहीं है, उसको तो 0 माना जाता है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो जितना प्रीमियम तुमने पाया वो तुम्हारा रह गया, हाँ या ना। कितना प्रीमियम तो 7400 पुट के केस में 80 का प्रीमियम पाया था, रिसीव किया था, वो 80 का प्रीमियम, और 7400 कॉल के केस में 80 का दिए थे? हाँ? कॉल के केस में तो 107 107 दिए थे, लेकिन 27 एडजस्ट होकर इसका लॉस 80 हो गया ना। कॉल के केस में तुमने इंट्रिंसिक वैल्यू 27 जनरेट कर लिया था, और 107 से जब 27 हटाया तो 80 का लॉस हुआ, और इधर 80 का प्रॉफिट हुआ, तो 80 का प्रॉफिट 80 का लॉस कितना हुआ, 0। इसलिए अगर मार्केट 7427 जैसे हल्का बुलिश होता है तो आपका बेसिकली ब्रेक इवन होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रोकरेज चार्जेस जाएगा, ब्रोकरेज तो जाएगा रे बाबा, तो दो प्रीमियम देने से 2 बार प्रॉफिट जाता है? नहीं नहीं, 2 बार वो ब्रोकरेज एक ही बार में अगर तुम ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर एक ही ब्रोकरेज देता है, माने एक स्ट्रेटेजी में पूरा एक ही ब्रोकरेज वो लोग पर ट्रेड पे ब्रोकरेज, पर ट्रेड पे ब्रोकरेज जाता है, जब एग्जीक्यूट करेगा फिर एक ब्रोकरेज, पर ट्रेड पे ब्रोकरेज। अब देख, क्योंकि ये सिंथेटिक लॉन्ग है, अब जब तुम मार्केट देख रहे हो 7600 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर बुलिश, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका ये अभी खेल खेलेगा। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम, अब 200 माइनस 107 करो, 7600 से 7400, फिर 107 का प्रीमियम दिया था, 93 का प्रॉफिट। 7400 पुट ऑप्शन के केस में भी अगर तुम चेक करोगे, ऑलरेडी तुमने 80 लेके बैठा था, ऑलरेडी तुमने 80 लेके बैठा था क्योंकि पुट सेल किए थे, तो 93 इधर कॉल के केस में आया, और पुट में ऑलरेडी 80 आपके पास था, तो 93 प्लस 80 होके कितना हो रहा है, कॉलेज प्रॉफिट कितने प्रॉफिट प्रॉफिटটা
एडेड प्रॉफिट। पुट सेल में तो तुमको जो मिला था वो तुम्हारे मिल गया, और अल्टीमेटली कॉल में भी तुमको मिल रहा है, तो कुल मिला के 173 इधर आ रहा है, ठीक है। तो विद द अबव 4 सिनेरियोस क्या क्लियर हुआ दिमाग में, ये चीज पहले क्लियर कर। नॉर्मली क्या होता है, अच्छा पुट सेल करने का भी क्राइटेरिया क्या है, जब हम बुलिश होते हैं तभी पुट सेल करते हैं। अच्छा हाँ तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, मैं समझ गया, मैंने तो पता चल रहा दिमाग में क्या चल रहा है। वो सोच रहा था मन मन में कि सर पुट में कैसे 80% आ गया। अरे भाई पुट सेल क्यों करते हैं लोग, जब मार्केट बुलिश होता है। पुट बाय कब करता है, जब मार्केट बेरिश होता है। तो पुट सेल में तो मार्केट बुलिश हुआ, पुट सेल का 80% भी उसका रह ही जाएगा ना। मतलब मार्केट बालो पुट टाका मत दे। मार्केट बढ़ने पे कॉल पे भी पैसा मिलेगा, और मार्केट बढ़ने पे पुट सेल पे भी पैसा मिलेगा। सिर्फ ये स्ट्रेटजी ना ये बुलिश स्ट्रेटजी। इट्स अ बुलिश ट्रेड। इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है सिंथेटिक लॉन्ग, इसका नाम ही है सिंथेटिक लॉन्ग। तो इसमें सिंथेटिक का मतलब सिंथेटिक इसलिए इसका नाम सिंथेटिक दिया है क्योंकि वो लीनियर से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए कुछ इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट ये लोग जोड़ रहे हैं कि ये सिंथेटिक लेवल में, मतलब दोनों एंगल से ये स्मूथ काम कर रहा है, इसलिए इसको शायद सिंथेटिक यूज कर रहे हैं। আকাশি বলবো আমরা একটাই স্পট থেকে দুটো থেকে দেখতে না एक ही सिचुएशन से दोनों जगह में जा रहा है, मे बी इसके लिए इंग्लिश में ये लोग इसको सिंथेटिक बोल रहे हैं, ठीक है। वो तुम ऑक्सफोर्ड कर रहे हो। अरे डिक्शनरी कर लेना, ठीक है। सब पूरी काम करनी है। So with the above 4 scenarios, we can conclude that strategy makes money while the market moves higher and losses money while the market goes lower. Similar to future, ये actually exactly future की तरह ही हुआ ना। फ्यूचर मार्केट भी exactly ऐसे ही काम करता है। नॉर्मल फ्यूचर मार्केट बुलिश होगा तो फ्यूचर में पैसा आएगा, मार्केट बेरिश होगा तो फ्यूचर में मार्केट यानी आपका पैसा गिरेगा। जब तुम फ्यूचर बाई करते हो, सिंपल क्राइटेरिया है, बढ़ेगा तो पैसा आएगा, गिरेगा तो पैसा जाएगा। ये एकदम सीधा सीधा सिंपल फ्यूचर के जैसा काम करता है, इसके लिए इसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर। और उसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट को जब हम लोग ऑप्शंस में यूज करते हैं तो ऐसा देखने में होता है। However, this still does not necessarily mean that payoff is similar to that of future. Exactly future जैसा नहीं होगा, because यहाँ पर मार्केट में और भी चीजें काम करते हैं, लाइक ग्रीक का यूज बहुत है इधर, ठीक है, वो भी इधर काम करेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा ही है। স্যার এটা আপনি যেটা বলছেন স্যার এটা হচ্ছে 3 দিনের যাদের এক্সপায়ারি মানে ওইখানে যদি আমি বুলিশ হই তাহলে এই স্ট্র্যাটেজি হবে। हाँ मैंने बेसिकली अगर आप बुलिश हो, 2-3 दिन बाकी है मार्केट का, তাও इवन एक हफ्ता भी बाकी है, अगर आप ठीक ठाक से बुलिश हो तो जाके आपको ये पैसा दिखे जाएगा। এটা ভালো টাকা দিয়ে যাবে। लॉन्ग टर्म के लिए हाँ मैंने हाथ में टाइम होने से अच्छा है, ওই তো আজ আজকে দেখতে হবে তো শুক্রবার हाथ में टाइम होने से अच्छा है। मार्केट प्रेडिक्शन अगर ठीक ठाक से हो तो एकदम अच्छा काम करेगा, दोनों साइड से लूटेगा। लेकिन ऑपोजिट में जाएगा तो ऑब्वियसली उल्टा ही है। आएगा। देखो भाई मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ब्रोकिंग फर्म का स्ट्रेटेजी देख लो, वो लोग तुमको 3 ऑप्शन देता है, यू आर यू बुलिश, आर यू बेयरिश, आर यू न्यूट्रल। अब आप क्या हो, क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी लेने से ही मेरा बन जाएगा पैसा। अगर मार्केट डायरेक्शन समझने में आप गलत हो तो स्ट्रेटेजी गलत चूज करोगे, और गलत स्ट्रेटेजी। हाँ एक चीज है कि स्ट्रेटेजी में आपका प्रॉफिट लॉस में थोड़ा बैलेंस करता है, जो नॉर्मल लैकेट में आपको बिल्कुल ही नहीं होता है, वो अलग चीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने और एक चीज देखा, ब्रेक इवन पॉइंट हल्का बुलिश में देखा। लेट्स से 200 पॉइंट अबव एंड बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट जो है सर, we need to pay off the strategy with reference to break even. Let 200 point above and below the break even point. If the payoff is identical, then clearly there is linearity in the payoff similar to future. Let's go with this out there. Break even point for this. Market 7400 में था, हमने 27 पॉइंट ऊपर जाके प्रीमियम को बढ़ा के, माने बिटवीन द प्रीमियम 7400 से 27 पॉइंट ऊपर above जाके हमको ब्रेक इवन मिला। Similarly, payoff around this point should be symmetric. We will consider 7427 plus 200. अगर इसको 200 पॉइंट में प्लस करें तो हमें कितना मिलता है, 7627। तो 7427 से अगर मैं 200 को माइनस करूं तो कितना आता है, 7227। तो 200 प्लस किया, 200 माइनस किया। अब इस चीज में क्या होता है देखो,
7627 में अगर मार्केट जाता है आपका क्या हिसाब? As you know 7400 call options would have an intrinsic value of 227. Hence we get to make 227 minus 107. 7400 में इंट्रिंसिक कितना आया? 227. 227 से 107 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7400 में 227 क्यों हुआ समझ में आया ना? अच्छा हाँ मैंने 7600 मैंने जब मार्केट 627 में है तो तुमने तो कॉल ऑप्शंस में किया ना, तो कॉल में क्या होता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है। तो अगर ये स्पॉट है और ये स्ट्राइक है तो 227 का डिफरेंस हुआ। तो 227 से 107 को माइनस करो, कितना होता है? 120 होता है। 7400 पुट में क्या करना है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना है। तो 400 से जब हम लोग 627 को माइनस करेंगे नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंट्रिंसिक नहीं होता है, जीरो होता है। तो जो प्रीमियम मुझे रिसीव होता है वो मेरा रह जाता है। तो इधर तुम्हारा 120 आया, इधर तुम्हारा 80 आया, तो कितना कम आया? इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 200 पॉइंट में ऑफ जाता है तो तुम्हारा पे ऑफ स्ट्रक्चर भी 200 ही होता है। पे ऑफ क्या? पे ऑफ माने कितना मिलेगा तुमको, ओ कितना तुमको पैसा आएगा। बात समझ? अगर मार्केट 200 पॉइंट में आप जाता है तो तुम्हारा पे ऑफ स्ट्रक्चर भी 200 ही पॉजिटिव होगा। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर मार्केट 200 पॉइंट में गिरता है तो तुम्हारा लॉस भी 200 ही होगा। ये मैजिक की तरह काम करता है। अगर मार्केट 200 पॉइंट में अबव जाएगा, এটা স্যার ওয়ান টাইপ অফ ম্যাগনেটিক হচ্ছে, কেননা এখানে প্রফিট গ্যাপের আমার কোনো জায়গা নেই। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি যখন দেখছি আমার দুটো পয়েন্ট ছেড়ে দিতে 100 পয়েন্ট হলো, তারপর একটা বিয়ার মুভমেন্ট চালু হলো, তখনই বেরিয়ে আসতে হবে। মানে নেগেটিভ পজিশন আমার জায়গায় নিয়ে গেলে এটা সেম অলমোস্ট সেম, কিন্তু তুমি এখানে দুদিক থেকে দুটো পজিশন নিতে পারছো। ठीक है। और एक चीज, इसको सिमेट्रिक क्यों बोला? सिमेट्री माने तुम देखो ना, तुम 200 पॉइंट अबव किया, 200 का प्रॉफिट किया, 200 पॉइंट नीचे आया, 200 का लॉस किया। ठीक है, तो ये सिचुएशंस में तुम्हारा पे ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा इसको इसीलिए देखो ये सिमेट्री में काम करता है, सिमेट्रिक सिचुएशंस में काम करता है। मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में क्या बोलते हैं सिमेट्रिक को, लाइक समांतरल इस वजह से बोलते हैं ना सर, वैसा काम कर रहे हैं। सिंथेटिक लॉन्ग मिमिक्स द पे ऑफ द लॉन्ग फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैंने लॉन्ग का जो मैंने लॉन्ग फ्यूचर मैंने फ्यूचर बाई करने से जैसा मिमिक्री होता है वो मिमिक्री करता है ऑप्शंस में। अब इसको अगर थोड़ा सा तुम्हें इस तरह से दिखाया जाए, सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि से पता हो कि बुल होगा, उसके बाद पता होगा फिर बियर हो। नहीं, ये बुल स्ट्रक्चर, ये तुम बुलिश होने से ही ऐसा स्ट्रेटेजी ले सकते हो। মনে হয় এই পুলিশ থাকবি তখন এই স্ট্র্যাটেজি হবে না হবে না। तुम एक चीज ख्याल नहीं कर रहे हो, तुम एक साथ दो बुल स्ट्रेटेजी ले रहे हो। एक पे तुम कॉल बाई कर रहे हो, दूसरे पे तुम पुट सेल कर रहे हो। और ये दोनों काम लोग तभी करते हैं जब वो मार्केट में बुलिश होते हैं। শিওর পুলিশ नहीं হবে না বিয়ার अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ कॉल हाँ हाँ कॉल बाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लोग बुल होने पे ही करते हैं। আর পুট সেল তখনই হবে যখন पुट सेल भी लोग तभी करते हैं जब लोग बुलिश होते हैं। तो दो बुल सिचुएशंस एक साथ तुमको मिलेगा। समझ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस वाला स्ट्रेटेजी है। एक साथ दोनों, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है बट ऑब्वियसली आप एक साथ दोनों स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हो। और यहाँ पर तुम चेक करो ना, ये देखो 7400 पे मार्केट था, 400 में मेरा ब्रेक मैंने ऑलमोस्ट 27 का आसपास का कुछ लॉस था। मार्केट अगर 7500 से लेके जितना ऊपर जा रहा है हर केस में तुम अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहे हो। 73 173 तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, और कैलकुलेट करोगे तो आपको इस तरह से मिलता जाएगा। लेकिन उल्टा साइड में अगर मार्केट ठीक इसका ऑपोजिट में जाता है, यू कैन से दैट सर ये काइंड ऑफ नेगेटिव नहीं हो गया, बोल सकते हो। এখানে গ্যাপিং এর কোনো ব্যাপার নেই, প্রফিট গ্যাপ করা যাবে না, লস গ্যাপ করা যাবে। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक Bullish बुलिश स्ट्रेटजी। थोड़ा रिस्क टेकर लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर। আচ্ছা মার্কেট ট্রেন্ডটা বুঝতে হবে, তার মার্কেট ট্রেন্ডটা যদি আমরা দেখি এখান থেকে দুটো পয়েন্টে মুভ দেবে ठीक है, তখনই ऐसे देखने में, और ऑलरेडी हम लोग चेक कर भी लिए। तो ये तभी करना है आपको जब आप मार्केट में बुलिश हो। ठीक है,
So having figured out synthetic long, we need to figure out typical circumstances at which setting of synthetic long is required. Simple बात है, when you are properly bullish about the market, you can go with this bullish strategy. ठीक है? Obviously आप देख चुके हो ऑलरेडी. थोड़ा सा आपका जो अमाउंट है, ये देखो कितना, इसके पीछे 68,000 समथिंग आपको लग रहा है. पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन स्ट्रेटेजी बड़ा ही धांसू स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी का आपको जब देख लगता है तो ठीक है, धांसू स्ट्रेटेजी सर. समझाने के लिए सर मुझे सब चीज बताना पड़ेगा, तो आज ये चीज बताएं. आर्बिट्रेज कल बताएं. ठीक है, आज इतना ही है सर, बाकी चर्चा नेक्स्ट दिन करेंगे. थैंक यू. मैंने कल. हेलो हाँ सर बोलो. सर, एक क्वेश्चन था सर कमोडिटी में. कॉमोडिटी का क्वेश्चन आज ना थोड़ा सा मेरा जल्दी है रजत जी, मैं कल लेता ठीक हूँ. है ठीक है, ठीक है सर. आज थोड़ा जल्दी, एक्चुअली दूसरा एक क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ा. ठीक है सर. ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू सर. बाय सर. ओके सर. बाय सर. ओके सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय.